जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरी सिंह राजपूत यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन अप्रैल माह में होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से यह स्थगित कर दी गई है और इसका अब आयोजन 23 जून को किया जाना है, जिसके अंतर्गत हरी सिंह राजपूत यूट्यूब चैनल ने एमपीपीएससी 2024 को लेकर एक प्रीलिम्स का कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी यूनिट 5 पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, यूनिट 5 भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, ये कोर्स उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ नहीं पाया था किन्हीं कारणवश, और ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जिन्होंने पढ़ तो लिया है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाया है। तो दोनों अभ्यर्थी इस कोर्स को देख सकते हैं और अपनी सफलता को एक अच्छे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय एवं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भी आयोग ने सिलेबस दिया है। तो दोस्तों, पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। आइए सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2024 में एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है। तो आयोग ने क्या किया है, जो हमारी यूनिट 5 थी मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, और यूनिट 10 और यूनिट 6 इसको एक ही में मर्ज कर दिया गया। देखते कैसे। जो संविधान सभा है, संघीय कार्यपालिका है, राष्ट्रपति एवं संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक व्यवस्था है, संवैधानिक संशोधन है, नागरिकों के मूल अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि डीपीएसपी है, और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्था। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक तो ये तो यूनिट 6 में था पहले। ये क्या में था? यूनिट 6 में, लेकिन यूनिट 5 में मर्ज कर दिया गया है। और ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं यानी कि यूनिट 10 में पहले था, लेकिन अब ये भी मर्ज कर दिया गया है यूनिट 10 का। और ये मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज नगर प्रशासन व्यवस्था, ये मध्य प्रदेश में सुशासन, ये पहले यूनिट 5 में हुआ करता था। लेकिन इस बार आयोग ने क्या किया है, ये सब मर्ज कर दिया गया है। तो हमको यूनिट 5 के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। सिलेबस में कुछ जो बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, एक ही यूनिट में 3 यूनिट डाल दी गई जो पहले था। अब बच्चा क्या है, घबरा गया है कि क्या हुआ है, क्या हुआ कुछ नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय आज, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको डायरेक्ट भारत संविधान सभा पढ़ा दूँ। आप कहेंगे संविधान सभा क्या है, क्या इसका आधार है, क्या नहीं है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि संविधान क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, दोनों में अंतर ही नहीं पता, और संविधान सभा पढ़ने चले। तो मैं पहले आपको परिचय बताऊंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान बाद में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ तो जान लीजिए पहले। आप पढ़ लेते हैं पहले संविधान सभा, उसके आगे मूल अधिकार, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता। इसलिए आप लोगों के पेपर क्या होता है कि सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि रटना पड़ता है। समझ समझ के सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अनुशासन से पढ़ेंगे, और डेली हमारी क्लास हुआ करेंगी हरी सिंह राजपूत यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय।
भारतीय राज्य व्यवस्था। का परिचय। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे आज भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय। ये जो राज्य व्यवस्था है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो राज्य व्यवस्था है, आपको दिख रहा है क्या? शायद नहीं दिख रहा। पेन दूसरा यूज कर। ठीक है। राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों, आप देखते होंगे कि काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि अपन को राज करना है, राज करना है। आपने कई पिक्चरों में सुना होगा, अपन को अक्का मुंबई पर राज करना है, अपन को यहाँ शासन करना है या राज करना है। तो राज क्या है? राज एक शासन ही तो है, उसमें छुपा है राज, राज में ही छुपा है कि आपको क्या करना है। लेकिन कहते थे राज करना है, राज करना है। राज का अर्थ ही शासन है। अब शासन करना है यानी कि शासन का क्या करना है? संचालन करना है। ये जो व्यवस्था है, का अर्थ है संचालन। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है राज व्यवस्था। और यहाँ राज का अर्थ है शासन और व्यवस्था का अर्थ है संचालन। यानी कि शासन का संचालन करना ही क्या है? राज व्यवस्था है। शासन का संचालन करना क्या है? राज व्यवस्था। यानी कि शासन यानी गवर्नेंस, संचालन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटी। तो हमको क्या पढ़ना है? इंडियन पॉलिटी। शासन का संचालन करना है क्या है? राज व्यवस्था। अब दोस्तों, शासन का संचालन करना है, ये राज व्यवस्था है। तो दोस्तों, आपको पता है व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? व्यवस्था 4 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। व्यवस्था के प्रकार। व्यवस्था 4 प्रकार की होती है। व्यवस्था के प्रकार हम देखेंगे। एक व्यवस्था का प्रकार है दोस्तों धर्मतंत्र। धर्मतंत्र यानी कि थियोक्रेसी। एक व्यवस्था का प्रकार है राजतंत्र। जिसको हम बोलते हैं मोनार्की। एक व्यवस्था का प्रकार है एरिस्टोक्रेसी। जिसको हम बोलते हैं कुलीन तंत्र। एक हो गया धर्मतंत्र यानी कि थियोक्रेसी, एक राजतंत्र यानी मोनार्की, एक हो गया एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र, और एक होता है जिसको आप सब बोलते रहते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी। तो व्यवस्था के प्रकार हो गए धर्मतंत्र, राजतंत्र, एरिस्टोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो आप सोच रहे होंगे ये चारों चीज़ क्या है, इससे तो आप परिचित हैं भली भांति, लेकिन ये तीन क्या है, आइए देखते हैं। पहले हम धर्मतंत्र को देखते हैं। धर्मतंत्र क्या है? तो धर्मतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है किसी राज्य में कि वे धर्म का प्रमुख भी है और राज्य का प्रमुख भी है। यानी ये क्या है, धर्म का प्रमुख, साथ में राज्य का प्रमुख। एक जगह है वेटिकन सिटी, यहाँ शासन है पोप फ्रांसिस का, वो धर्म का प्रमुख भी है और राज्य का प्रमुख भी। तो ये होता है धर्मतंत्र। सेकंड आप देखेंगे तो बोलते हैं थियोक्रेसी। सेकंड आप देखेंगे राजतंत्र। राजतंत्र क्या है? अब यहाँ का जो प्रमुख होता है कौन होता है? राजा होता है। और इनके जो शासन को वैधता किससे प्राप्त होती है? सैन्य शक्ति से वैधता प्राप्त होती है। और तलवार से वैधता प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ ये सिस्टम है अनुवांशिक है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा रहेगा यहाँ। तो ये हो गई हमारी की धर्मतंत्र, ये हो गई हमारी राजतंत्र। इसका प्रमुख कौन होता है? राजा। वैधता यहाँ क्या मिलती है? सैन्य शक्ति है, तलवार की दम पर। और इनको वैधता किससे मिलती है? इनको जो वैधता है धर्म ग्रंथों के आधार पर, धर्म ग्रंथ, इनको धर्म ग्रंथों के आधार पर वैधता प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। अभी ये क्या है? तो यहाँ जो प्रमुख होता है राज्य का, आपने सुना होगा संभ्रांत वर्ग। मैं समझाता हूँ ये क्या है। अपर क्लास इसको बोलते हैं। समाज में अपर क्लास होते हैं, लाइट अभिजात वर्ग, या सामाजिक परंपराओं के आधार पर इनको वैधता प्राप्त होती है। वो वैधता किससे प्राप्त होती है? सामाजिक परंपराओं। आपने देखा होगा संतलत काल में इल्तुतमिश ने एक दल का गठन किया था, तुर्के चेलगानी, जो कि 40 दल हुआ करता था।
एग्जाम्पल, सल्तनत काल में एक दल हुआ करता था चालीसा। इनको वैधता सामाजिक परंपराओं से मिलती है। इनके प्रमुख सम्रांत वर्ग होते हैं अपर क्लासेस। ये हो गया कुलीनतन, एरिस्टोक्रेसी। अब आप देखेंगे लोकतंत्र, जिसको आप बोलते रहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र हैं, हमारा देश लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। बहु लोक यानी लोक, तंत्र यानी सिस्टम, लोगों का सिस्टम है लोकतंत्र। क्या प्रमुख, क्या प्रमुख जनता ही होती है, कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता यहाँ। जनता, जनता निर्वाचित से जिस प्रतिनिधि को चुनती है। वैधता कैसे मिलती है? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। जनता से वैधता मिलती है लोकतंत्र में। यहाँ कोई राजा का बेटा राजा नहीं है, यहाँ कोई धर्म ग्रंथों से ये राज्य नहीं संचालित होता। और ये सबसे प्रचलित है, ये लोकतंत्र सबसे ज़्यादा प्रचलित सिस्टम है। अब्राहम लिंकन हुए जो, अब्राहम लिंकन के शब्दों में अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र क्या है? जो अब्राहम लिंकन है इनके शब्दों में लोकतंत्र क्या है? तो ये बोलते हैं, कहते हैं कि जनता के लिए जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। जनता के द्वारा ही शासन लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन भैया कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया, व्यवस्थाओं के प्रकार पढ़ लिए। क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने धर्मतंत्र यानी कि थियोक्रेसी, एक हमने पढ़ा यहाँ राजतंत्र यानी कि मोनार्की, एक हमने देखा एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र, एक हमने देखा लोकतंत्र। उसके बाद हम देखेंगे कि राज व्यवस्था का हमने देखा कि अर्थ क्या है, शासन का संचालन करना। तो व्यवस्था भी हमने देख ली, राज व्यवस्था भी हमने समझ ली। लेकिन आप बताइए, व्यवस्था तो आपके घर में भी होती है कोई ना कोई, किसी ना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में भी कोई व्यवस्था होती है। इस हरी सिंह राजपूत यूट्यूब चैनल की भी कोई ना कोई व्यवस्था होगी। लेकिन राज्य की अगर कोई व्यवस्था है, व्यवस्था का संचालन करना है, तो करोगे कहाँ? तो संचालन करने के लिए किसी न किसी
क्षेत्र या राज्य की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं ये राज्य क्या है। दोस्तों ये राज्य क्या है, राज्य देख लेते हैं। तो जैसा कि राज्य के बारे में आपको बताता हूं, तो राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन हाँ जिसको आप महसूस कर सकते हैं। आप बताइए, राज्य आप लोग अमूमन तौर पर बोलते हैं मध्य प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है ना, केरल एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है। लेकिन आप बताइए, आप कहाँ देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश को? आपने कभी देखा? उत्तर प्रदेश को आपने कभी देखा? केरल को आपने कभी देखा? तमिलनाडु को कभी देखा? या किसी भी राज्य को आपने कभी देखा? लेकिन आप महसूस ही तो करते हैं कि कोई राज्य है, उसमें कोई परिक्षेत्र होगा, परिक्षेत्र के अलावा उसका कोई जनसंख्या उसमें निवास करेगी, उसमें कोई ना कोई सरकार हो रही। आपको पता है सिस्टम का संचालन कैसे हो रहा है, आप एक इमेजिनेशन कर पाते हैं कि ऐसे 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 हो रहा है, लेकिन आपने देखा नहीं है। यानी कि एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं। तो राज्य क्या है? एक तो राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, अमूर्त अवधारणा। तो राज्य आधुनिक संकल्पना की दृष्टि से हम देखें तो राज्य की डेफिनेशन पूरी नहीं होती कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, केरल एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है। तो क्या करें भाई? तो राज्य होने के लिए किन्हीं अंगों की जरूरत पड़ती है। वह अंग है चार। देखिए मैं आपको बताता हूँ चार अंग कौन कौन से हैं। पहला अंग है भूभाग। पहला अंग क्या है दोस्तों? भूभाग। दूसरा क्या है? दूसरा जनसंख्या। तीसरा क्या है दोस्तों? तो तीसरा है सरकार। चौथा क्या है दोस्तों? चौथा है संप्रभुता। अब आप भूभाग तो एक कल्पना कर पा रहे होंगे क्या होता है भूभाग। जनसंख्या के बारे में आपको भली भांति ज्ञात है, सरकार के बारे में भी आपको भली भांति रूप से ज्ञात है, लेकिन आप कह रहे हो संप्रभुता क्या है, ये आपको बताऊंगा। पहले अपन समझ लेते हैं भूभाग क्या चीज़ है, कैसे राज्य की संकल्पना को ये पूरा करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चार तत्वों का होना तो आवश्यक है ही, लेकिन भूभाग क्या, ऐसा क्या है भूभाग में जिससे हम कह सकें ये राज्य की संकल्पना को पूरा करता है। तो दोस्तों बताओ कि 1962 में चीन का एक हमला हुआ, तो तिब्बत में जो शासन कर रहे थे दलाई लामा, तो दलाई लामा वहाँ प्रमुख थे, तो दलाई लामा शासन का संचालन कर रहे थे, लेकिन तिब्बत पे हमला हुआ चीन का, तो वे आके रहने लगे कहाँ? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो बताइए, धर्मशाला से वे संचालन सरकार का कर रहे हैं, तो उनके पास क्या है? जनसंख्या है, उनके पास सरकार है, उनके पास संप्रभुता भी, संप्रभुता बता दूंगा। तो लेकिन उनका भूभाग नहीं है, देखिए, क्योंकि वो संचालन तिब्बत में रहकर नहीं कर रहे हैं। तो क्या आधुनिक संकल्पना की दृष्टि से राज्य की अवधारणा को पूरा करता है? नहीं। तो भूभाग का होना आवश्यक है। अब मैं आपको समझाता हूँ जनसंख्या का होना क्यों आवश्यक है। अब आप बताइए, राजस्थान के डेजर्ट इलाके में वहाँ किसी प्रकार की जनसंख्या ही नहीं है निवास कर सकती मरुस्थल एरिया में, तो बताइए
हमारे राज्य का होना क्या आवश्यक है? कोई मतलब नहीं। तो जनसंख्या का होना भी आवश्यक है, इसलिए तो जनसंख्या की अवधारणा को पूरा कर लिया। उसके बाद सरकार बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सरकार अफगानिस्तान में आपने देखा होगा कि तालिबानों ने एक तरीके से अफगानिस्तान में सरकार को ध्वस्त कर दिया। तो बताइए कि वो राज्य की अवधारणा को पूर्ण करेगा? करेगा। अब आते हैं हम संप्रभुता पर। तो मैं आपको अलग से समझाता हूँ संप्रभुता क्या है। फिर संप्रभुता है क्या चीज? राज्य के 4 अनिवार्य अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है तो वो है संप्रभुता। कैसे? अच्छा बताइए, आपका घर है, आपके घर में आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम है क्या नहीं है? अगर घर में कोई भी कार्य होना है, पिताजी ने बोल दिया है ये कार्य होना है, तो होता है या नहीं? तो बताइए, पिताजी आंतरिक निर्णय लेने में सक्षम है? बोलो हाँ है। अगर कोई निर्णय घर के बाहर हो और पिताजी को घर के बाहर के निर्णय लेना हो, तो बताइए पिताजी लेते हैं क्या नहीं? और आप विरोध करते हैं क्या? नहीं करते ना। पिताजी की बात को सहमति तरीके से मानते हैं ना सारे लोग। तो आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम अगर होंगे तो हम संप्रभु होंगे। संप्रभुता का अर्थ ये, मान के चलो मैं आपको एक तरीके से और बताता हूँ। आज हमारे मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधान हैं। जिस तरीके से हमारे घर में हमारे मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, उसी तरीके से देश का प्रधान कौन हुआ? प्रधानमंत्री जी, नाम ही प्रधान है। तो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की कि चाइना से पूछा फोन लगा के कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूँ, कर दूँ क्या? हमारे प्रधानमंत्री सक्षम है बाहरी निर्णय लेने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा कुछ समय पहले नोटबंदी करी, तो ये क्या है? आंतरिक निर्णय है। तो आंतरिक निर्णय लेने में भी सक्षम है क्या? किसी से पूछा फोन लगा के? क्या कांग्रेस के किसी दल के नेता से पूछा, या बीजेपी में ही किसी से पूछा? नहीं पूछा। जनता से पूछा? किसी से नहीं पूछा। सडनली उन्होंने रात में नोटबंदी का ऐलान कर दिया और नोट बंद हो गए एक झटके में। सबों ने लाइन लगाई, हाँ, हम और आप लाइन में लगे रहे। बताओ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बाहरी और यानी कि आंतरिक और बाहरी निर्णय में लेने में जो सक्षम है उसी को हम संप्रभुता बोलते हैं। तो शासन के राज्य के 4 अनिवार्य अंगों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? संप्रभुता। तो बताओ, हम राज्य हमारा है जो संप्रभुता है कि नहीं? कैसे? देखो, हमारे पास भूभाग है, हमारे पास एक भूभाग है, हाँ है। हमारे पास कुछ जनसंख्या भी है, बोलो हाँ है। हमारे पास जनसंख्या भी हो गई। हमारे पास एक सरकार भी है, आज बीजेपी की है, कल शायद कोई और हो। पहले सरकार कांग्रेस की थी, आज बीजेपी की, लेकिन कोई ना कोई सरकार तो रहना है। चौथा, हम संप्रभु हैं, है नहीं? ये मैंने आपको बताया। हम संप्रभुता हैं, हैं। मोदी जी की उदाहरण दिया, आपके पिताजी का उदाहरण दिया। आपकी बात कोई मानता घर में? आप आंतरिक निर्णय लेते हैं तो जरूरी है कि वो सर्वमान्य हो? नहीं हो, मना कर दिए जाते हैं। आप बाहरी कोई निर्णय लें, नहीं नहीं घर के बाहर ये चीज़ होनी है, कि आपकी पिताजी बात मानते हैं? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आप सक्षम नहीं है अभी, प्रमुख नहीं है अभी। तो आप राज्य की संकल्पना को पूरा करते हैं? आप भी नहीं करते, पिताजी करते हैं। तो इस तरीके से हम संप्रभुता भी हैं। तो हमने ये भी देख लिया, जैसे कि आप देखो देश के अंदर हमारे भूभाग भी एक निश्चित भूभाग है, एक निश्चित जनसंख्या भी है हमारे यहाँ, एक हमारे यहाँ सरकार भी है, एक हम संप्रभु भी हैं, निर्णय लेने में सक्षम है, बाहरी हो या आंतरिक हो।
तो हम राज्य की अवधारणा को, संकल्पना को पूर्ण करते हैं। अब बताइए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, क्या मतलब है यार? हैं? कहीं चाइना का दबाव, कहीं अमेरिका का दबाव, बताओ क्या पाकिस्तान आधुनिक संकल्पना को पूर्ण करता है राज्य की? नहीं करता। क्यों? जब देखो तब दबाव से गिरा हुआ है, कहीं किसी कर्ज से गिरा हुआ है। निर्णय लेगा कैसे? इतना कर्ज जो ले लिया पाकिस्तान ने, है? तो पाकिस्तान आधुनिक राज्य की संकल्पना की अवधारणा को पूर्ण नहीं करता, लेकिन भारत करता है, याद रखना। ठीक है भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने पढ़ लिया कि राज्य व्यवस्था क्या है, शासन का संचालन करना ही राज्य व्यवस्था है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, हमने व्यवस्थाओं के प्रकार पढ़े। क्या व्यवस्था के प्रकार? एक धर्मतंत्र, एक राजतंत्र, एक कुलीन तंत्र, एक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो भारत में है। हमने ये भी पढ़ लिया कि राज्य व्यवस्था है, राज्य का संचालन, शासन का संचालन करना है। शासन का संचालन अगर करना है तो हमको किसी ना किसी राज्य की जरूरत है। हमने राज्य देख लिया कि राज्य कैसी अवधारणा, एक अमूर्त अवधारणा है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन हाँ जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, राज्य होने के लिए 4 अनिवार्य अंगों का होना जरूरी है। कौन से हैं वो आपने देख लिया, एक भूभाग, एक जनसंख्या, एक सरकार, एक संप्रभुता। तो ये हमने देख लिया। अब बताओ, आपके पास पानी पी लेता हूँ जरा। आपके पास राज्य भी हो गया, शासन का संचालन भी हो गया, व्यवस्था भी आपने देख ली। बताओ, क्या किसी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई नियम, रूल, रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं? क्या व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी? नहीं ना। आपके घर की कोई व्यवस्था होगी, है ना, किसी ना किसी क्षेत्र की कोई व्यवस्था रहती है। इस यूट्यूब चैनल माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इन्हीं यहाँ की भी कोई प्लेटफॉर्म की कोई व्यवस्था होगी। सर के नेतृत्व में हम पढ़ा रहे हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, और भी टीचर से आप पढ़ोगे, तो एक व्यवस्था अनुसार ही संचालन किया जा रहा होगा इस चैनल को। तो व्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्य में क्या? तो संविधान। तो आइए हम पर चर्चा करते हैं संविधान की। संविधान दोस्तों, संविधान क्या है? आपके दिमाग में बात आ रही होगी, बिल्कुल आएगी। संविधान का निर्माण क्यों हुआ आखिर? तो संविधान का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यवस्था का संचालन करना है। आपको मैंने बताया कि क्या एक नियम, कानूनों का दस्तावेज है। क्या है? क्या है? ये है नियम व कानूनों का, नियम व कानूनों का दस्तावेज। ये दोस्तों, अब नियम और कानूनों का दस्तावेज कैसे है अभी हम देख लेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे संविधान की, आप तक आप देख रहे होंगे संविधान से देश संचालित तो हो रहा है, आगे संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों? ये बात दिमाग में आपके आती होगी, लेकिन आप, हो सकता है आपको पता भी हो सकता है किसी को नहीं पता हो, लेकिन हमारा काम क्या बताना। अब देखते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान, फिर में संविधान के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल घर की तरह ही संविधान है, अलग नहीं है। जैसे घर में चल रहा है, राज्य में चल रहा है, देश विदेश सब जगह चल रहा है। ये संविधान देखते हैं कौन निर्माण।
अच्छा तो यहाँ संविधान होगा, वहाँ कोई ना कोई विधि जरूर होगी, विधि होगी, क्योंकि कोई ना कोई संविधान है, किसी की कोई व्यवस्था है तो विधि होगी। अगर किसी चीज़ को अपन को संचालित करना है विधि अवश्य होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह विधि का शासन हो, ठीक है ना, विधि होगी। लेकिन संविधान का निर्माण क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ विधि का शासन है। हमारे यहाँ क्या है, कलर क्या है, हमारे यहाँ क्या है, विधि का शासन, विधि का शासन। हमारे यहाँ क्या है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ विधि का शासन है, यानी कि रूल ऑफ लॉ। अच्छा, विधि का शासन है और विधि का शासन नहीं है तो क्या है? अगर विधि का शासन नहीं है तो व्यक्ति का शासन होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं होता विधि का शासन तो क्या होता, व्यक्ति का शासन होता। तो दोस्तों, विधि का शासन है तो क्या है, सरकार, विधि सर्वोच्च होगी, स्वाभाविक सी बात है, विधि का शासन है, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है हमारे यहाँ। तो विधि का अगर शासन है और विधि अगर सर्वोच्च है तो यानी कि विधि से नीचे ही सब कुछ होगा, तो विधि सर्वोच्च है। तो विधि अगर सर्वोच्च है तो याद रखना, सरकार यानी गवर्नमेंट, शासन यानी गवर्नेंस क्या होगा, सीमित होगा। क्या होगा, सीमित। सीमित यानी दायरे में रहना, किसी हद में रहना। क्या, सरकार, सरकार सीमित होगी क्या नहीं होगी? सरकार सीमित होगी, शासन सीमित होगा। सोचो, अगर विधि का शासन है, विधि सर्वोच्च है, यानी कि शासन यानी कि राज क्या होगा, सीमित होगा। और अगर विधि का शासन नहीं है तो क्या है, व्यक्ति यानी व्यक्ति का शासन सर्वोच्च होगा। व्यक्ति का शासन व्यक्ति का शासन सर्वोच्च होगा। यह शासन सर्वोच्च होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्या होगा, व्यक्ति का शासन सर्वोच्च होगा। तो व्यक्ति क्या होगा, असीमित होगा। दोनों आपको डिफरेंट बताता जाऊंगा। और अगर व्यक्ति, यहाँ क्या है, विधि का शासन है, विधि सर्वोच्च है हमारे यहाँ, यानी कि विधि क्या है, सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है, सरकार और शासन क्या है, सीमित है। और सरकार अगर सीमित है तो क्या है, नागरिकों के अधिकार क्या है, असीमित। असीमित कौन हुआ, नागरिक। नागरिक क्या हुआ, के अधिकार क्या हुए, नागरिक के असीमित हुए। और अगर विधि का शासन नहीं होता तो व्यक्ति का शासन होता। व्यक्ति का शासन होता तो व्यक्ति सर्वोच्च होता है। तो व्यक्ति सर्वोच्च होता तो असीमित होता। व्यक्ति असीमित होता तो क्या होता, आपके अधिकार सीमित होते। यहाँ अधिकार सीमित है तो सरकार और शासन क्या है, सीमित है। क्यों, विधि सर्वोच्च है। यहाँ व्यक्ति
कि व्यक्ति के शासन है, सर्वोच्च क्या है? व्यक्ति। असीमित कौन है? हम। असीमित कौन है? व्यक्ति। सीमित कौन है? हम, यानी कि नागरिक। नागरिक क्या होंगे तो फिर? नागरिक दोस्तों सीमित होंगे। कार। अब बताओ, अगर असीमित नागरिक के अधिकार हैं और सरकार का शासन सीमित है तो कैसे होगा? विधि से होगा। विधि से कैसे होगा? आगे देखते हैं। विधि से सीमित कौन? सरकार शासन। कैसे होगा? शक्ति के पृथक्करण। शक्ति के पृथक्करण से। सीमित कैसे? तो शक्ति के पृथक्करण से। पृथक्करण से। सोचो, अगर व्यक्ति है, ये क्या हो गया? असीमित हो गया। यहां तो शक्ति के पृथक्करण अपन कर देते हैं। शक्ति के पृथक्करण कैसे करेंगे? विधायिका शासन के, सरकार के 3 अंग हैं। कौन से? विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। दोस्तों, जो सरकार है, शासन है ना, ये शासन के अंग हैं 3। शासन के अंग क्या है? शासन के अंग 3 अंग है शासन के। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सोचो, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ क्या रहेगा? सीमित है। अगर व्यक्ति, नागरिक असीमित हो, नागरिक सीमित होगा तो यहाँ क्या होगा? व्यक्ति के हाथों में तीनों चीज है। क्या होगा? तानाशाही। व्यक्ति कैसा होगा? निरंकुश। क्या करेगा? मनमानी, अत्याचार। करेगा कि नहीं करेगा? और हमने सरकार और शासन को बांट ही दिया है 3 अंगों में, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो बताइए, आपको तीनों शक्ति दे दूं, सेना दे दूं आपको, हथियार दे दूं आपको, और आपको लड़ने की क्षमता है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? आप तानाशाह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तानाशाह बन जाएंगे। और हमारी सरकार को हमने 3 अंगों में बांट दिया है, शक्ति का पृथक्करण कर दिया है, तो बताओ तानाशाह बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। आपके अधिकार कैसे होंगे? सीमित, इस तरीके से होंगे। लेकिन उधर देखिए, व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है? सीमित है। कैसा है? तानाशाही। क्यों? क्योंकि उसका शक्ति का पृथक्करण ही नहीं है। तो आपने ये देख लिया, शक्ति का पृथक्करण सरकार शासन का हो गया, सीमित रहेगी। नागरिक के अधिकार कैसे रहेंगे? असीमित रहेंगे। तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये तो हो गया संविधान का निर्माण होना क्यों जरूरी था, इसलिए जरूरी था। तो क्या होता? सरकार के पास तीनों शक्तियाँ होती तो आपके अधिकार क्या होते?
सीमित होती। सरकार क्या होती? सरकार असीमित होती, तानाशाह होती, निरंकुश होती, मनमानी करती, अत्याचार करती। इसलिए संविधान का होना अति आवश्यक हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस में पहले ही कह गए, क्या कह गए? नहीं को जन्मा जग माही, कि नहीं को जन्मा जग माही, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा कि क्या प्रभुता पाए ना होए मद नाही, मतलब प्रभुता पाकर किसी को किसी प्रकार का घमंड नहीं आया हो। तुलसीदास जी हमारे पहले ही कह गए। तो अगर ये तीनों शक्तियां शासन के हाथ में होती तो क्या होता? घमंड होता और आपके अधिकारों का हनन होता। ये हमने संविधान का होना अति आवश्यक देख लिया हमने। हम पढ़ेंगे संविधान और संविधानवाद। बस ये लास्ट है हमारा दोस्तों, संविधान और एक तरफ आप देखेंगे संविधानवाद। ये देखते हैं संविधान क्या है। देखिए संविधान क्या है, मैं आपको बताऊं है क्या। संविधान का निर्माण तो ठीक है, क्या संविधान बात क्या, दोनों में अपन डिफरेंस समझ लेते हैं। कई लोगों को संविधान और संविधान पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। आप देखते हैं, देखो विश्व के सभी देशों में संविधान हो सकता है, संविधान होगा, क्या होगा है। लेकिन जो संविधानवाद है ना, ये विश्व के केवल कुछ ही देशों में देखने मिलेगा। ये क्या? कुछ ही देशों में। जो संविधान है ना, ये गैर लोकतांत्रिक देशों में भी देखने को आपको मिल जाएगा। ये संविधान गैर लोकतांत्रिक देशों में ही देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ कोरिया संविधान तो है लेकिन कैसा है? गैर लोकतांत्रिक है नॉर्थ कोरिया। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, क्या है? नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, ठीक है। लेकिन जो संविधानवाद है दोस्तों, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये संविधानवाद जो है, ये संविधान के साथ साथ, ये संविधान के साथ साथ लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है ना डिफरेंस। यानी कि भारत लोकतांत्रिक है, संविधान भी है हमारे यहाँ। देखिए यहाँ क्या है, संविधान की एक बात है कि संविधान अगर किसी देश में है, संविधान अगर किसी देश में है तो ये जरूरी नहीं है कि संविधान ही सर्वोच्च होगा। यहाँ शासक सर्वोच्च होगा। यहाँ क्या होगा? शासक ही सर्वोच्च होगा, शासक की सर्वोच्चता। लेकिन यहाँ एक चीज है, संविधान ही सर्वोच्च होगा। क्या होगा? संविधान सर्वोच्च होगा। यहाँ एक और चीज है कि अगर संविधान है तो यहाँ शासक जो है तो क्या होगा? असीमित। आप देख लिए चीन का संविधान, पाकिस्तान का संविधान कितनी बार बदल गया। पाकिस्तान का संविधान मेरे ख्याल से 3 बार 5 बार पाकिस्तान का संविधान बदल गया। चीन का बदल गया। चीन, पाक,
लेकिन आप बताओ, भारत का संविधान आज तक बदला है? नहीं बदला। यहाँ क्या हुआ संविधानवाद में? यहाँ विधि सर्वोच्च होगी। संविधान में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ संविधान में शासक वर्ग की मनमानी होगी, नागरिक के अधिकार जरूरी नहीं कि नागरिक के अधिकारों की स्वतंत्रता हो, नागरिकों को अधिकार हो, लेकिन जो संविधानवाद है यहाँ एक चीज जरूर है, यहाँ नागरिकों के अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया संविधान और संविधानवाद में अंतर। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं और अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। फिर आइए देखते हैं। हमने पढ़ा कि राज्य व्यवस्था क्या है, पहला पॉइंट राज्य व्यवस्था क्या है। दूसरी चीज हमने क्या देखा, हमने देखे व्यवस्था क्या है, व्यवस्था के प्रकार, व्यवस्था के प्रकार। तीसरी चीज हमने क्या देखी, राज्य क्या है। के बाद हमने क्या देखा दोस्तों, के बाद हमने देखा कि संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक है, संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक। क्यों आवश्यक। पांचवी चीज हमने क्या देखी, पांचवी चीज हमने देखी कि संविधान क्या है, संविधानवाद में अंतर। तो हमने ये पांचों चीज़ों का आज अध्ययन किया है। कल मैं आपको अपने सिलेबस के टॉपिक पर आऊँगा और संविधान सभा कल से हम स्टार्ट करेंगे। और कल में हो सकता है आपको राज्य और राष्ट्र आप कल पढ़कर आना। कल हम राज्य और राष्ट्र में एक बार आपको अंतर बताएंगे, ठीक है। एक मैं आपको हो सकता है राज्य और शासन में क्या अंतर है ये भी आपको बता दूंगा। तो कल हम उसको पढ़ेंगे, संविधान सभा के टॉपिक को पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करिए। आप अभी होली मनाकर आए हैं, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों होली के रंग
इस तरीके से आपको खूबसूरत लगते हैं। सफलता के रंग भी आपको उस तरीके से खूबसूरत लगने चाहिए। सफलता, जब तक सफलता के रंगों की होली आपके जीवन में नहीं होगी तब तक होली का मजा नहीं। सफलता की होली आएगी कहाँ से? संघर्ष से। दोस्तों संघर्ष करो। कोई संघर्ष का कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कोई विकल्प ही नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इतिहास में देख लीजिए आप, हर किसी को संघर्ष करना पड़ा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संघर्ष करना पड़ा है, गौतम बुद्ध जी को संघर्ष करना पड़ा है, महावीर स्वामी को संघर्ष करना पड़ा है। यहाँ तक तो ठीक है, प्रभु श्री राम कितने संघर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में विराजमान हुए, आप देख लो। अब एक बात आइए, प्रभु श्री राम जब उनका जन्म हो रहा है तब एक राजा के रूप में थे, लेकिन दोस्तों जब वे 14 वर्ष के वनवास को पूरा कर लौटे हैं ना, ये संघर्ष है। क्या है संघर्ष? 14 वर्ष का वनवास। जब ये लौटे वनवास से तो क्या कहलाए? भगवान प्रभु श्री राम। यह जन्म हो रहा है, जन्म से संघर्ष के बीच की कड़ी क्या बना रही है? राजा राम को, भगवान प्रभु श्री राम। दोस्तों संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है उस व्यक्ति ने इतिहास का निर्माण किया है। चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई क्यों ना हो, भगत सिंह क्यों ना हो, चंद्रशेखर आजाद क्यों ना हो, संघर्ष का होना आपके जीवन में जरूरी है। संघर्ष है तो घबराइए मत, आप एक नए इतिहास का निर्माण करने जा रहे हैं। क्योंकि इतिहास नहीं, कुछ संघर्षों की कहानी है। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी है। दोस्तों इतिहास नहीं है कुछ, आप संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। बताइए, बिना जिसने संघर्ष नहीं किया उसको कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। इतिहास नहीं, कुछ संघर्षों की कहानी है। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी है। कोई भी क्यों पढ़ेगा कायरों का इतिहास? जो लड़ नहीं सकेगा वह आगे नहीं बढ़ सके। तो दोस्तों लड़िए, दिन रात लड़िए, मेहनत करिए और संघर्ष को अपनी जीवन में एक उमंगी की तरह महसूस करिए और देखिए कहीं ना कहीं आप भी सफलता के सोपान को प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो दोस्तों याद रखें, यूनिट 5 यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम संविधान सभा के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।